हेलो गाइस, जय श्री राम सभी को। तो स्वागत है सबसे पहले तो आपका इस वीडियो पे। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि मैंने स्लाविया की बुकिंग कराई थी और वरना मैंने फाइनली ले ली है। तो ये वीडियो थोड़ी सी लेट है। मैंने एक्चुअली वीडियो पहले रिकॉर्ड करी थी पर वो डिलीट हो गई। कुछ फालतू के मतलब मेरे ही रीजंस थे और कुछ नहीं था, गलती से। तो हुआ क्या था कि स्लाविया कैंसिल क्यों करी और वरना बुक क्यों करी थी फाइनली, तो इस पर डिस्कस करते हैं। तो मैं इस वीडियो को प्रोज एंड कॉन्स में डिवाइड करूंगा कि स्लाविया के प्रोज एंड कॉन्स क्या लगे मुझे और वरना के प्रोज एंड कॉन्स क्या लगे, और एक्चुअली में मुझे किसके प्रोज एंड कॉन्स के हिसाब से मुझे कौन सी गाड़ी लेना बेटर लगा प्रैक्टिकलिटी को सोचते हुए। तो बात करते हैं स्टार्टिंग से स्लाविया की। तो स्लाविया मैंने बुक की हुई थी। मेरी पुरानी वीडियो में मैंने काफ़ी इन बातों पे डिस्कस किया है कि स्लाविया में क्या बेनिफिट्स थे क्या नहीं। तो स्लाविया का पहला प्रो है वो एक्चुअली में दिखने में मुझे काफ़ी अच्छी लगी। स्लीक, एलिगेंट, स्पोर्टी और आप कह सकते हो ऑक्टेविया जैसा डिज़ाइन। ठीक है, स्कोडा और फोक्सवैगन कहीं ना कहीं अपने डिज़ाइन के लिए जाने जाते हैं और मुझे एक्चुअली में काफ़ी अच्छी लगती है वो। मैं अभी रिसेंटली जैक रायन सीरीज़ देख रहा था, तो उसके लास्ट सीज़न में ये लोग आई थिंक लास्ट था या थर्ड था, आई डोंट नो, पर किसी सीज़न में वो लोग चेक रिपब्लिक जाते हैं और ये स्कोडा जो है वो चेक रिपब्लिक की ही कंपनी है। तो वहाँ पे तो पुलिस और गवर्नमेंट व्हीकल्स ही स्कोडा होते हैं। तो मैंने जब उनको नोटिस किया, मैंने कहा यार एक्चुअली में दे लुक ऑसम। ठीक है, और कहीं ना कहीं वो लग्जरियस वाली फील बाहर से देना शुरू करती है। कोई भी बंदा देखेगा तो हाँ, उसका फर्स्ट इंप्रेशन कुछ ऐसा होगा, काफ़ी महंगी गाड़ी है, राइट। तो ये पहला प्रो है उसका कि दूसरों की नज़र में और खुद की नज़र में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि वो गाड़ी ज़्यादातर लोगों को अच्छी लगेगी ही लगेगी, राइट। दूसरा प्रो है उसका कि वो एक्चुअली में अब इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बिक रही है। पहले के टाइम पे स्कोडा की गाड़ियाँ इतनी नहीं बिकती थी, रीसेल मार्केट में और कम गाड़ियाँ बिकती थी इसकी, तो वो कहीं ना कहीं इसका डिसएडवांटेज था। आज की डेट में आप देखोगे, अगर जैसे ऑन एन एवरेज में स्लाविया की बात कर लूँ तो वो कहीं ना कहीं 1800-1900 के करीब हर मंथ गाड़ी बेच रहे हैं ऑन एन एवरेज, और वर्स्ट केस में उनकी 1200-1300 गाड़ियाँ बिक रही हैं, पर गाड़ियाँ बिक रही हैं। तो अगर आप आगे से 6 साल बाद का अगर आप मार्जिन लेके चलो कि आपको 6 साल बाद गाड़ी बेचनी है, तो आई थिंक आपको रीसेल पहले के मुकाबले अच्छा मिलने वाला है। पहले के डेट में उतना नहीं मिलता था, पर अब एक्चुअली में आपको अच्छा मिलने वाला है, राइट। तो ये दूसरा प्रो हो गया पुरानी स्लाविया पुरानी स्कोडा की गाड़ियाँ और आज की स्कोडा की गाड़ियों में। थर्ड चीज़ ये है कि वो वैल्यू पैकेज दे रहे हैं आपको, सर्विस वैल्यू पैकेज दे रहे हैं आपको, जिसमें आपको 4 साल की सर्विस कुछ 25,000 की पड़ती है। और वो कन्वीनियंट क्यों है कि सबको पता है कि स्कोडा की गाड़ियाँ जो हैं वो महंगी हैं, बाहर से पार्ट्स आते हैं, और कहीं ना कहीं माइंड में भी एक मिसकंसेप्शन है, स्टीरियोटाइप कह लो, कि महंगा ही पड़ने वाला है सब कुछ, राइट। तो कहीं ना कहीं लोग सोचते हैं यार कि अगर मुझे श्योरिटी मिल जाए कि सर्विस वैल्यू पैक में कि यार मेरी गाड़ी की सर्विस हर साल 6-6.5 हज़ार में हो जाएगी, तो लोग फिर टेंशन फ्री हो जाते हैं कि यार 4 साल की सर्विस अब मेरी एक तरीके से फ्री हो गई, मैंने 25,000 रुपये दे दिया और अब मुझे 1 रुपया नहीं देना। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, मान के चलो वर्स्ट के सिनेरियो की बात करते हैं, आपने गाड़ी की सर्विस वैल्यू पैक नहीं लिया और आप सर्विस कराने चले गए, लेट्स से सेकंड या थर्ड सर्विस है आपकी, और उसकी कॉस्टिंग पड़ गई आपको 8,000 ही करीब। तो आप सोचोगे यार सर्विस वैल्यू पैक ले लेना चाहिए था, मुझे 2,000-2,500 का फ़ायदा हो जाता, राइट। तो वो कहीं ना कहीं माइंड में एक अनश्योरिटी ले आता कि यार मैंने गलत गाड़ी चूज़ कर ली। ठीक है, तो ये एक तीसरा प्रो हो जाता है कि वो सर्विस वैल्यू पैक आज की डेट में गाड़ियों में दे रहे हैं, फोक्सवैगन भी दे रहा है और स्कोडा भी दे रहा है। चौथा प्रो उसका ये है कि जो स्लाविया का और वर्टुस का आप कह लो 1.0 TSI इंजन जो है वो एक टाइम पे इंजन ऑफ द ईयर का अवार्ड जीत चुका है। उसका रीज़न क्या है? वो रीज़न है सिंपल टर्म में अगर मैं बोलूँ तो जर्मन इंजीनियरिंग। ठीक है, वो नोन है इन चीज़ों के लिए, ऑब्वियसली जर्मन इंजीनियरिंग बेस्ट मानी जाती है, वन ऑफ द बेस्ट मानी जाती है। और अगर आपको 1.0 TSI का इंजन बेस वेरिएंट में अगर आपको लेट्स से 11-11.5 लाख का पड़ जाता है,
इंजन की बात कर रहा हूँ मैं, और वो भी इंजन ऑफ द ईयर मिल जाता है 2022 में, आई थिंक मिला था ये अवार्ड। तो आपको कहीं ना कहीं बहुत कुछ मिल गया, क्योंकि गाड़ी में मोटा मोटा अगर आप देखोगे सबसे ज़्यादा वैल्यू किस चीज़ की है, इंजन की है। तो अगर आपको इंजन बढ़िया मिल रहा है तो आपको कहीं ना कहीं ये भी लगेगा कि यार मैं 6 साल गाड़ी चलाऊंगा तो मुझे एक बेहतरीन इंजन मिल रहा है, बेहतरीन परफॉर्मेंस मिल जाएगी उस इंजन की, और रीसेल भी आपको कहीं ना कहीं बेहतरीन मिल जाएगी। वो लोग भी समझते हैं ये चीज़ कि यार इंजन बढ़िया है, ठीक है। तो ये हो गया इसका चौथा प्रो। पांचवा प्रो मैं बात करूंगा इसके सस्पेंशन और हैंडलिंग के ऊपर। सस्पेंशन इसके सॉफ्ट नहीं है, ठीक है। ये आई डोंट नो आपको पता हो ना पता हो, लेकिन अगर आप टेस्ट ड्राइव लेके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो थोड़े से मुझे हार्ड फील हुए। इसका माइन्यूट सा नुकसान ये है कि अगर आप सिटी में ड्राइव करने वालों में से हो, और सिटी में अगर आपको स्पीड ब्रेकर और गड्ढे बहुत ज़्यादा मिलते हैं तो आपको ये सस्पेंशन दुखी कर सकता है। लेकिन अगर आप हाईवे पे ड्राइव करते हो, आपके लॉन्ग रूट काफ़ी रहते हैं और आप हाई स्पीड पे चलाने वालों में से हो, तो ये सस्पेंशन आपके लिए बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट है, ठीक है। हैंडलिंग की बात करें तो कहीं ना कहीं उसका अगर आप स्टीयरिंग व्हील देखोगे, हाई स्पीड लो स्पीड कैसे भी कंपेयर कर लो, लुक वाइज देख लो उसका स्टीयरिंग व्हील या फील वाइज देख लो, वो बेटर है, काफ़ी बेटर है। और स्कोडा का स्टीयरिंग व्हील काफ़ी प्रीमियम लगता है। अगर आप स्लाविया का देखो चाहे आप कुशाक का देखो, काफ़ी प्रीमियम लगता है। तो ड्राइवर का फर्स्ट एक्सपीरियंस जो होता है वो कहीं ना कहीं स्टीयरिंग व्हील पकड़ के होता है। वो जैसे ही होल्ड करता है स्टीयरिंग व्हील, उसको पता चल जाता है यार ये गाड़ी क्या है। तो अगर आप स्लाविया में बैठोगे चलाने के लिए, जो आप स्टीयरिंग व्हील को पकड़ोगे, फील करोगे, आपको पता चल जाएगा यार वन ऑफ द बेस्ट स्टीयरिंग व्हील है, देखने में भी फील में भी। तो ये प्रोस थे जो मुझे स्लाविया के लगे। इसके अलावा मैं कुछ और नहीं देख पाया। काफ़ी लोगों ने इसका माइलेज टेस्ट किया हुआ है, लोग बोलते हैं कि यार ये अच्छा है, वाइब्रेशन नहीं है और साउंड भी अंदर ज़्यादा नहीं आती गाड़ी के, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं टेस्ट नहीं कर पाया क्योंकि टेस्ट ड्राइव में इतनी लंबी ड्यूरेशन पे मैंने गाड़ी नहीं चलाई है। अब आगे चलते हैं इसके कॉन्स पे। तो पहला कॉन जो स्कोडा का है वो उसी की अच्छाई भी है और बुराई भी है। उसकी अच्छाई कैसे है कि सबको पता है स्कोडा जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगी गाड़ियाँ बनाया करता था, लग्जूरियस गाड़ी बनाया करता था, आज भी बनाता है। लेकिन क्योंकि स्लाविया कहीं ना कहीं आज की डेट में लोगों के बजट में आ गई है तो वो थॉट प्रोसेस थोड़ा चेंज हो रहा है। तो कौन इसमें क्या है कि लोग अभी ये नहीं समझ रहे हैं कि स्कोडा बिकती अभी भी कम है। अगर आप कंपेयर करोगे बाकी ब्रांड से तो मतलब वो इतनी ज़्यादा नहीं बिक रही है, नोन है, हो रही है, लोगों को समझ में आ रही है और लोग नहीं खरीद रहे हैं रीसेल में। तो रीसेल मार्केट में अगर आप जाओगे तो काफ़ी हद तक आपको अच्छा ऑफर तब मिल जाएगा जब आप दूसरी स्कोडा या दूसरी ऑडी या दूसरी फॉक्सवैगन की गाड़ी लेने जा रहे हो, मतलब पेरेंट कंपनीज में जा रहे हो, तब तो आपको अच्छे ऑफर मिल जाएंगे। लेकिन वैसे आपको मिलने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। अब जो भी बंदा गाड़ी लेगा वो बहुत ज़्यादा एंथुसियास्टिक होगा कार को, तो ही वो अच्छे ऑफर भी दे देगा और वो तुरंत ले भी लेगा। यूजुअली कार एंथुसियास्ट ही ऐसी गाड़ी को पसंद करते हैं क्योंकि वो वन ऑफ द बेस्ट इंजन प्रोवाइड करती है। तो पहला इसका कौन हो गया इसकी रीसेल वैल्यू। दूसरा कौन हो गया कि 4 साल की सर्विस वैल्यू पैक मिलती है, पर हर कोई 4 साल के बाद गाड़ी नहीं बदलता। तो आप एटलीस्ट लेट से 6 साल तक गाड़ी चला रहे हो तो 6 साल का मतलब ये हो गया कि आपको 2 साल की सर्विस खुद से करानी है। अब स्कोडा की इतनी ज़्यादा मतलब मुझे नहीं लगता क्लियर इन्फॉर्मेशन किसी ने भी दी है कि यार 6ठी साल पे या 5वीं साल पे कितने की सर्विस होगी। स्लाविया के ले लेते हैं, अभी तो आई है, कौन कैसे दे देगा। तो अभी जो मतलब मैं खुद का अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी वो ये थी कि यार 8 से 12 हज़ार के बीच में मिनिमम सर्विस होगी 5th और 6th, ज़्यादा भी हो सकती है, इसलिए मैंने मिनिमम वर्ड पे एम्फेसाइज किया है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें जो आप अगर देख रहे हो अभी, तो इससे क्या हुआ कि आप जब भी 5वीं 6ठी साल में गाड़ी चलाओगे वो सर्विस महंगी हो गई, रिपीटेडली वो 7th और 8th ईयर में भी और महंगी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं आपका ओनरशिप जो कह सकते हो कि मतलब कॉस्ट रहेगी वो ज़्यादा हो जाएगी इन चीज़ों से। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने 4 साल की सर्विस वैल्यू पैक ले लिया और फिर मैं फ्री हो गया, तो आप नहीं हुए फ्री, ठीक है। तो ये सेकंड कौन हो गया इसका सर्विस कॉस्ट। थर्ड कौन है इसका फिट एंड फिनिश। मतलब ये चीज़ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई कि उन्होंने प्लास्टिक वैल्यू इतनी गंदी दी है। अगर आप उसको बजा के देखोगे डैशबोर्ड पे
मतलब वो लिटरली फील होता है कि पुअर क्वालिटी, मतलब मारुति जैसी क्वालिटी है, राइट। तो वो कहीं ना कहीं मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर चौथी चीज़ है उनकी वेरिएंट्स। अगर आप उनका वेरिएंट देखोगे तो आई थिंक 90% जो लोग हैं वो सिर्फ एम्बिशन पे जाते हैं स्लाविया के केस में। क्यों? क्योंकि वो वैल्यू फॉर मनी है। लेकिन पंगा क्या है? 2 एयर बैग है बस। अरे 2 एयर बैग क्यों है भाई? अगर जिस बंदे को 6 एयर बैग चाहिए वो सेफ्टी फीचर्स पे ध्यान पे देखिए, स्कोडा पे जा रहा है, स्कोडा NK 5 स्टार गाड़ी है, तो दूसरा ने सोचेगा यार 6 एयर बैग भी देने चाहिए थे। पर एम्बिशन में सिर्फ 2 एयर बैग हैं। बेस वेरिएंट जो है उनका उसमें भी 2 एयर बैग हैं। और टॉप मॉडल जो कि लिटरली 1.5 से 2 लाख रुपए महंगा है, उसमें आपको 6 एयर बैग मिलेंगे, लेकिन उस 6 एयर बैग के लिए आपको 1.5 लाख रुपए ज़्यादा स्पेंड करने हैं। भाई कोई लॉजिक नहीं बनता। मुझे नहीं चाहिए थी सनरूफ, मुझे नहीं पसंद है सनरूफ, मुझे नहीं चाहिए था सबवूफर। मैं खुश था कहीं ना कहीं छोटी टच स्क्रीन से, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे अगर 6 एयरबैग चाहिए थे, मैं सेफ्टी फीचर को ध्यान में रखते हुए अगर मैं स्लाविया की तरफ जा रहा था, तो मैं कहीं ना कहीं बाय डिफ़ॉल्ट मुझे स्टाइल पे जाना पड़ा। मुझे स्टाइल गाड़ी बुक करानी पड़ी। क्यों? क्योंकि उसमें मुझे 6 एयरबैग मिल रहे थे, राइट। अब इनका एक वेरिएंट है NSR, नॉन सनरूफ। तो मुझे पता है कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि यार तुम उसकी तरफ जा सकते थे। अब उसका पंगा क्या है, वो वेरिएंट ही कम बनता है। तो मैंने जब डीलरशिप से बात करी कि भाई मुझे वाला वेरिएंट चाहिए, तो वो ये कहने लगे सर आपको इसके लिए 1.5 से 2 लाख रुपए हमें देने पड़ेंगे, और अगर आपने बाद में गाड़ी कैंसिल कराई तो ये आपको पैसे वापस नहीं मिलने वाले हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, अगर मैं गाड़ी बुक करा रहा हूँ सोच समझ के तो मैं गाड़ी ले लूँगा। अब 1.5-2 लाख रुपए दे दो उनको। प्रॉब्लम क्या है कि उनको खुद नहीं पता कि डिलीवरी कब मिलेगी। कह रहा सर 3 महीने भी लग सकते हैं, 4 महीने लग सकते हैं। तो ये रीज़न मुझे इतना ज़्यादा ख़राब लगा, मुझे समझ में आ गया था ये बेचना ही नहीं चाह रहे वाला वेरिएंट। कहीं ना कहीं ऊपर से इनकी तरफ से इन्फॉर्मेशन आई हुई है कि ये वाला वेरिएंट बेचो ही मत, ठीक है। तो ये इसका एक अगेन कौन हो गया कि वेरिएंट्स जो है ना उन्हें कुछ ऐसे डिफाइन कर रखे हैं कि आप या तो ये लोगे या ले लोगे, बाकी आपके पास ज़्यादा ऑप्शन है नहीं। अब इसका जो लास्ट कॉन है वो कहीं ना कहीं प्रीवियस कॉन से रिलेटेड है, डीलरशिप। तो मेरे साथ पंगा क्या हुआ, प्राइसिंग वेरी करती रही, प्राइसिंग कांस्टेंट हो ही नहीं पाई कभी। कैसे? इनिशियली मैं गया, मैं आपको पूरा मतलब प्राइसिंग बता रहा हूँ अभी, आपके लिए हो सकता है वो डिफरेंट हो, आप दूसरे सिटी, दूसरे स्टेट, दूसरे डीलरशिप पे गए हो शायद इस वजह से। तो मैंने 1.0 TSI स्टाइल वेरिएंट बुक कराया था जो सनरूफ वाला था। तो इसमें मुझे सब कुछ मिल रहा था। तो इन्होंने पहले मुझे बोला कि आपको पड़ जाएगा 1783 का, 1783 का पड़ जाएगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने बुक करा दिया। अब दूसरा मेरे पास प्राइसिंग आई, इन्होंने बोला कि सर जो हमने आपको प्राइसिंग दी ना उसमें थोड़ा सा चेंज ये रहेगा कि हम आपको मैन्युफैक्चरिंग देंगे 23 की, लेकिन आपको फीचर्स मिलेंगे सारे गाड़ी के 24 वाले। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्होंने मेरी प्राइसिंग फिर अपडेट करके बोल दिया मुझे कि आपको गाड़ी पड़ेगी 1775 की, 1775 की। मैंने कहा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इन्होंने कहानी यहाँ से चेंज करनी शुरू कैसे करी कि इन्होंने बोला सर जो हमने आपको बोला था 23 की मैन्युफैक्चरिंग, 24 के फीचर्स, वो गाड़ियाँ अब प्लांट में नहीं बची हैं, ठीक है। और इस बात को इन्होंने मुझे बताने में 2 हफ्ते लगा दिए। मतलब 14 दिन के बाद बुकिंग अमाउंट देने के बाद मुझे पता चलता है कि अब ये वाली जो मैन्युफैक्चरिंग की बात हो रही है वो नहीं है। अब इससे दिक्कत क्या आई, जो ये मुझे 40,000 का डिस्काउंट और बाकी मुझे अलग डिस्काउंट दे रहे थे वो मुझे नहीं मिला। तो अगर मुझे डिस्काउंट नहीं मिलेगा तो प्राइसिंग मेरी कैसे बढ़ी, अब मुझे गाड़ी पड़ेगी 18,05,000 की, 18,500 की, ठीक है। तो ये मुझे बुरा नहीं लगा कि यार मेरे को गाड़ी महंगी मिल रही है, मुझे बुरा ये लगा कि यार तुम प्राइस कांस्टेंट नहीं कर पाए, या तो तुम मुझे प्राइस बताते नहीं, अगर बता रहे हो तो फिर मुझे कुछ ऐसा बताओ जिसमें मेरा माइंड एक बार में बन जाए कि हाँ चलो ठीक है ये हो गया फाइनल। तो ये चीज़ मुझे ख़राब लगी, इस वजह से मैंने इस चीज़ को कौन में रखा है। डीलरशिप एक्सपीरियंस मेरा अच्छा नहीं था। शायद मैं सेकंड टाइम इस वजह से भी ना जाऊं कि मैं अगर वहां जाऊंगा तो मुझे क्लियर इन्फॉर्मेशन कभी नहीं मिलने वाली, ठीक है। तो ये हो गए कॉन्स ख़त्म स्कोडा के, स्लाविया के। अब प्रोज की बात करते हैं वर्ना की। तो वर्ना का सबसे पहला प्रो क्या है कि इसमें एडास मिलता है, वो भी लेवल 2। अगर आप सेफ्टी के ऊपर गाड़ी ले रहे हो तो एडास कहीं ना कहीं हाईवे की ड्राइव पे आपको बहुत ही कन्वीनियंट लगेगा। लेन ड्राइविंग, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, फॉरवर्ड कोलिजन, हाई बीम असिस्ट,
मतलब अनगिनत फीचर्स आप कह सकते हो जो शायद आपने ना सुने हो और आपको यूजेबल भी लगे। ठीक है, तो ये एक बड़ा प्रो हो गया था मेरे लिए। सेकंड प्रो जो इसका है वो है इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम। बेटर है स्लाविया से, क्योंकि एक तो ये पूरा एक सिंगल यूनिट है तो कहीं ना कहीं अच्छा लगता है। ऊपर से बुक की तरह से ड्राइवर की तरफ खुला हुआ है तो वो कहीं ना कहीं व्यू एंगल भी अच्छा है। तीसरा इसका जो मुझे म्यूज़िक सिस्टम है वो स्लाविया से बेटर लगा। ठीक है, तो एक ये है। अब टच कंट्रोल्स की बात करते हैं तो स्लाविया में टच कंट्रोल्स मिलता है। इसमें टच कंट्रोल्स हैं लेकिन इसमें एक बटन है जिसके थ्रू आप चीज़ें मैनेज करते हो, और कहीं ना कहीं जो पोजीशनिंग है उन बटन्स की, जो टच स्क्रीन वाले बटन है वो वरना की हायर है। तो जैसे आप कभी फ़ोन वोन उठाने जा रहे हो अपना, तो चांसेस कम है कि आपकी उंगली कहीं उधर लग जाएगी, राइट। तो ये मुझे बेटर लगा। फिर अब ये तो हो गया अंदर का इंफोटेनमेंट और ये टच कंट्रोल्स का। इसके बाद एक प्रो है, इसमें वेंटिलेटेड सीट्स के साथ हीटेड सीट्स भी आती हैं। तो अगर आप सर्दी में मतलब आप सर्दी वाले एरिया में रहते हो, जैसे नॉर्थ इंडिया में काफ़ी सर्दी पड़ती है, तो आपके लिए हीटेड सीट अगेन एक बढ़िया फीचर है, राइट। इलेक्ट्रिक सीट की मैं बात करूँगा नहीं क्योंकि वो दोनों में ही मिलती है, स्लाविया और बल्कि स्लाविया में तो पैसेंजर सीट पे भी मिलती है जो वर्ना में नहीं मिलती। तो ये कौन हो गया वर्ना का। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स थे जो इसके प्रो हैं। अब कॉन्स की बात करते हैं। पीछे वाली सीट पे तीसरा हेडरेस्ट नहीं है। ठीक है, मैं अगर अपने लिए बात करूं तो मुझे पीछे सीट पे हेडरेस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि एक सीट मेरी चली जाएगी आइसोफिक्स माउंट वाले पे और बाकी दो सीट पे मेरी मम्मी और मेरी वाइफ बैठेंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि यार हेडरेस्ट होना चाहिए, जिसके लिए मैंने स्लाविया को मतलब एक पॉजिटिव पॉइंट भी दिया था, मतलब वरना ना लेने के लिए। तो ये नहीं है इसमें, तो ये कौन ये है। दूसरा इसका कौन क्या है कि ये मुझे फ्रंट डिज़ाइन से उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। अब धीरे धीरे क्योंकि मैं इसको चला रहा हूँ, लोगों से बात कर रहा हूँ, तो मेरा थोड़ा सा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो रहा है, लेकिन इनिशियल थॉट मेरा यही था कि मुझे अच्छी नहीं लगी। ठीक है, अब तीसरे कौन की बात करता हूँ, इसका रिवर्स। तो रिवर्स गियर जब मैं लगाता हूँ तो मुझे लगता है कि ये इसका इंजन अंडर पावर फील होता है। अब ये मेरा जो घर है उसमें रैंप है, रैंप का एंगल जो है वो 40 डिग्री के अराउंड है, जिसकी वजह से क्या होता है कि मुझे काफ़ी फोर्स चाहिए उसको ऊपर चढ़ाने के लिए, और मैं गाड़ी पीछे करके लेकर आता हूँ रिवर्स करके। तो उसमें क्या होता है कि मुझे गेट खोलने में इजी होती है, तो मैं रिवर्स करके ही ला सकता हूँ। मतलब मेरा जो मेरे ड्राइवर साइड का गेट होता है वो इजीली ओपन पूरा हो जाता है, तो लगता नहीं है वो कहीं और, तो मुझे रिवर्स पे ही लाना होता है। तो वो मुझे अंडर पावर फील क्यों होता है, हो सकता है इसके टायर जो हैं वो स्किड मारते हों या ग्रिप नहीं बन पाती टायर की उतनी, तो कहीं ना कहीं मुझे ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है। बाकी देखूंगा मैं भी इस चीज़ को देख ही रहा हूँ, तो अभी इतना कुछ आइडिया लगा नहीं है। बाकी इन चीज़ों के अलावा मुझे इस गाड़ी में कोई कौन नहीं लगा। अगर समराइज़ करूँ तो ये मुझे नहीं लगता कि कौन इतने ज़्यादा मायने भी रखते हैं, क्योंकि इसमें इतनी पावर है। मेरे पास अभी ये टर्बो इंजन है, 1.5 टर्बो टॉप मॉडल, SX ऑप्शनल है, तो इसमें इतनी पावर है। मैं इसको सेकंड गियर में चलाता हूँ, ये भागती है। फर्स्ट गियर में तो ये मतलब ऐसे उठती है ऐसे मतलब ड्रैग रेस कर रहे हो आप प्रॉपर तरीके से। तो मेरे लिए तो ये पहली गाड़ी थी जिसमें इतनी पावर हो, तो मैं कहीं ना कहीं बहुत खुश हूँ। मैं चलाता हूँ तो मुझे इतना अच्छा फील होता है। तो स्लाविया का एक और कौन मैं गिना देता हूँ कि अगर आप टर्बो मतलब 4 सिलेंडर अगर आप इंजन लेते हो 1.5 लीटर का, तो वो कहीं ना कहीं 2 लाख रुपए महंगा है वरना से। मैं मैनुअल की बात कर रहा हूँ, ऑटोमेटिक की नहीं। तो वो तो आप ले ही नहीं सकते थे, ऑब्वियसली वो बेटर डील थी इंजन के हिसाब से, पावर के हिसाब से, डायनामिक्स के हिसाब से। पर क्योंकि मैं बजट को भी ध्यान रख रहा था, जो आज के डेट में इंडियन मिडिल क्लास सोचती है, तो मुझे कहीं ना कहीं वर्ना की तरफ ही जाना पड़ा। तो यही सब रीजंस थे जिनकी वजह से मैंने प्रैक्टिकलिटी को डिसाइड किया। तो मुझे वर्ना जो थी वो प्रैक्टिकल ज़्यादा लगी स्लाविया से। स्लाविया मुझे एंथुसियास्टिक गाड़ी ज़्यादा लगी। तो मेरा जो रीज़न था स्लाविया कैंसिल कराने का, वो प्राइसिंग को लेके ज़्यादा नहीं था, दो उन्होंने मेरे लिए प्राइसिंग बढ़ा दी थी और फिर मैंने ये बुक कराई दी। तो फिर ये मुझे डिलीवरी भी काफ़ी जल्दी मिली। अगर मैं आपको ऐसा बताऊँ तो इन्होंने मुझे विदिन अ वीक दे दी थी गाड़ी। चिल्ड्रन क्रॉसिंग अहेड।
तो मतलब मेरे लिए चांदी चांदी हो गई सब कुछ। अब ये गाड़ी मुझे कितने की पड़ी? ये गाड़ी मुझे पड़ी है 1840 की, जिसमें मैंने एक्सटेंडेड वारंटी भी ली है इसकी, और बेसिक किट जो ये लोग देते हैं 10-12 हज़ार की, वो भी ली है मैंने इसमें। तो ये सब मिला के 1840 की पड़ी, पर अगर लगाओगे तो मेरे ख्याल से 18,500 18,800 की कुछ की पड़ी है मुझे गाड़ी। तो अगेन स्लाविया के रेट के बराबर ही पड़ी मुझे, ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखा मुझे इन दोनों में। तो यही सब कुछ था जो मुझे इस वीडियो में डिस्कस करना था। आई थिंक ये कहीं ना कहीं अंडरस्टूड हो गया होगा कि मैंने स्लाविया कैंसिल करके वरना क्यों बुक कराई, क्या रीज़न्स रहे थे। और अभी मैं ये वीडियो भी शूट वरना में ही कर रहा हूँ, तो मैं मतलब बहाने ढूंढता हूँ चलाने के, और ये मुझे बहाना मिल गया था चलाने का, तो मैंने कहा वीडियो बना लेते हैं। तो यही सब था बात करने के लिए। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक द वीडियो, कमेंट अगर आपके कुछ हैं कमेंट तो। बाकी फिर अगली वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। जय श्री राम।